सबसे पहले तो मैं कहूंगा यहाँ पर हमारे जितने भी ऑडियंस में लोग बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए रेवंत जी का। थैंक यू वेरी मच। हमारे मंच पर पहली बार आ रहे हैं, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग తెలుగులో స్వాగతం సుస్వాగతం। ओके रेवंत जी, इस वक्त कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुख्यमंत्री की है तो वो आप हैं, और इसकी वजह है आपकी एकदम नए स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अभी मैं आ रहा था तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि दिल्ली में कितनी भी खिचड़ी पका लो, हैदराबाद की कांग्रेस की जो बिरयानी है उसके आगे नहीं टिकेगी। योर टेक ऑन इट। चतुर्वेदी जी, मैं नेता का नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता का मित्र हूँ। तो इसीलिए लोग मुझे ज़्यादा चाहता है कि भाई ये हमारे जैसा कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमारे साथ मिलजुल के रहता है। मैं कार्यकर्ता का तकलीफ समझता हूँ। नेता लोग मेरे हिसाब से जब दल आपको जिताएंगे, दल के बी फॉर्म मिले तो आप चुनाव में जीतने वाला है, तो नेता लोग रहने वाला है। मगर कार्यकर्ता तो कुछ पूछने वाला नहीं है। कार्यकर्ता अपना जीत के लिए काम करने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कार्यकर्ता के जो सोचता है, कार्यकर्ता का जो उम्मीद है, वो उम्मीद को आगे ले जाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसीलिए बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे पसंद करता है, उतने ही और उससे ज़्यादा नेता लोग तो कैसे भी, अब जब चुनाव में आप जिताना है तो नेता लोग आपके साथ रहने वाला है। तो कभी भी अभी नेता लोग अलग है, कार्यकर्ता लोग अलग है, जनता तीसरा है। तो जनता के लिए आप जो परफॉर्म कर सकते हैं, जनता के लिए आप जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो नेता उनके लिए जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट जो कर सकता है, उन लोगों के लिए जनता हमेशा खड़ा होकर मदद देते हैं। और कार्यकर्ता भरोसा के ऊपर काम करते रहते हैं। कार्यकर्ता अपने से कोई लेने के लिए कुछ कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए नेता, कार्यकर्ता, जनता, तो मैं कार्यकर्ता का मित्र हूँ। इसीलिए आज जो भी जितना भी मुझे जान पहचान है, इसीलिए वो पहचान है। मैंने आपके लिए इसलिए कहा कि एकदम अलग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, मास कनेक्ट, यूथ कनेक्ट, और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सभा में या किसी भी नेता के लिए इस तरीके से हजारों की भीड़ नाच रही हो। इतना ही नहीं, हमने तो देखा कि गाने बज रहे हैं, राहुल जी और प्रियंका जी भी, आपने उनको भी डांस करवा दिया। तो दिल्ली की जनता ये समझना चाहती है क्या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नहीं, तेलंगाना एक वाइब्रेंट प्लेस, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल से कनेक्ट है। दे आर वेरी इमोशनल। तो वो इमोशन को आप समझ सकता है, वो इमोशन को अब अगर आप कैरी करने के लिए कोशिश किए तो जनता अपने आप आपके साथ रहने वाला है। तो तेलंगाना ऐसा जगह है, आप चुनाव में कुछ बेनिफिट है, नहीं तो वेलफेयर में अब संक्षेम में कुछ मिलने वाला है, उसके हिसाब से तेलंगाना की जनता नहीं सोचता है। अब निज़ाम के खिलाफ जो लड़ाई हुआ है, आप देखो, कोई अमीर निज़ाम के खिलाफ नहीं लड़ा। गरीब लोग, दलित, आदिवासी, महिला जैसे लोग निज़ाम के खिलाफ लड़े थे। उसके बाद जब कंबाइंड स्टेट होने के बाद भी फर्स्ट फेज ऑफ तेलंगाना एजिटेशन, स्टूडेंट्स फॉट फॉर सेपरेट तेलंगाना, नॉट लीडर्स। देन नेता लोग आगे, तो वहाँ के आई कैन से DNA. सो तेलंगाना DNA is something different from other places, क्योंकि वो लोग एक भरोसा के ऊपर, एक इमोशन के ऊपर लोग डिपेंड होते हैं। तो वो भरोसा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुझे कोशिश किया, उन लोगों को अच्छा लगा कि भाई ये हमारा भाई है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा परिवार है। तो परिवार के साथ जब परिवार में कुछ खुशी हो गए, शादी हो गए, परिवार में कुछ दावत हो गए, नॉर्थ भी हो साउथ भी हो, गाना बजाते, डांस करते। तो जब जब मैं जलसा में जा रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग्स में जा रहा हूँ, कि कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए एक शुभ कार्य है। तो वो शुभ कार्य में जो तरीका से लोग वेलकम करना चाह रहे थे, जब कैडर, जब जनता एकदम इमोशनल होकर डांस करना शुरू कर दे, तो राहुल जी, प्रियंका जी भी उनके साथ दे दिए। तो इसीलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। निज़ाम से लेकर फर्स्ट फेज ऑफ तेलंगाना एजिटेशन, सेकंड फेज ऑफ तेलंगाना एजिटेशन, सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये सब सारे आप सीक्वेंस यहाँ वहाँ लोगों का सोच वो देखे तो हमें पता लगता है कि तेलंगाना में तेलंगाना जनता कैसा सोचते।
जब पूरा देश में इंदिरा जी के खिलाफ जब लोग कदम उठाए, मगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जब आउट ऑफ 42 41 पार्लियामेंट सीट शी हैज गॉट। जिस दिन इंदिरा जी शहीद हुए तब तेलंगाना मेदक पार्लियामेंट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना से कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग अलग सोच भी नहीं सकता है कि इंदिरा जी जब शहीद हुए थे तब शी वॉज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम तेलंगाना मेदक पार्लियामेंट। तो एक परिवार का रिश्ता है तेलंगाना और कांग्रेस और गांधी जी परिवार खासकर। ये परिवार रिश्ता में कोई लेने देने का कोई बात नहीं है, इट्स ओनली इमोशन। आपने जब इमोशन की बात की तो मुझे उस इमोशन से कनेक्टेड एक अफेक्शन आपके लिए वो जो इलेक्शन में सॉन्ग्स होते हैं उनमें दिखा। मुझे इतनी लैंग्वेज तो नहीं आती है लेकिन कुछ वर्ड्स मैंने उसके क्यू इन किए और रजनी जी बताएंगे। शेर का बच्चा आ रहा है, बहादुर योद्धा लड़ रहा है, कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाला योद्धा, बहुत से नाम दिए गए। रजनी जी सेम सेम तेलुगु में बोला तो कांग्रेस सूर्युడు, टाइगर रेवंत अन्ना, कोडंगल पुली इसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, तेलंगाना रणधीरा, तेलंगाना पुली बिड्डा। जिसका पास इतना टाइटल्स नहीं है, इसके पास जितना टाइटल्स है। चतुर्वेदी जी, मैं एक बात कहूँ, रामायण देखो, रावण है इसीलिए राम का नाम रोशन हो गए। महाभारत देखो, दुर्योधन है इसीलिए भीम का नाम आगे। तो हर इतिहास में जब जब ताकत वाले विलन रहेंगे तब आम आदमी भी हीरो बन सकता है। तो तेलंगाना में भी हमारा विरोध पक्ष के जो नेता थे वो एक बड़ा विलन होकर तेलंगाना 4 करोड़ जनता को जब तकलीफ दे रहे थे तब आम जनता से एक नौजवान लड़का उबल के आगे, जनता ने तैयार किया, मैं खुद से मैं नहीं बना, जनता ने मुझे हीरो बनाए, जनता ने जो आप जो बोल रहे हैं वो पूरा टाइटल दिया हुआ है। तो कभी भी इतिहास से लेकर आज तक, अब कभी भी इतिहास देखो, जो बड़ा वाला ताकत वाला सबसे बड़ा विलन कोई भी पिक्चर भी देखो, खलनायक से लेकर और कोई भी पिक्चर देखो आप, तो विलन के ऊपर डिपेंड होने वाला है हीरो का नाम। जब अपना स्टोरी में विलन ही नहीं है तो हम हीरो बनेंगे कैसे? लेकिन तेलंगाना हीरो अभी तेलंगाना का बाउंड्री में रहेगा, तेलंगाना से बाहर आके हीरोइज्म दिखाएगा। नहीं भाई, अभी कुछ नहीं, अभी 8 साल अभी चलाने का है। 2034 तक तेलंगाना में ही 4 करोड़ जनता के लिए बहुत कुछ करना है। 2034 के बाद जो पार्टी जिम्मेदारी देंगे तब सोचेंगे कहाँ जाना, कैसे जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, पार्टी तय करने वाला है। अभी इस वक्त सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है और मैं रजनी जी को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा, वो है डीलिमिटेशन, परिसीमन, और इसको लेकर सरकार बिल लाने पर भी विचार कर रही है। आपका टेक इस पर? मोदी जी का जो 3D पॉलिसी है, ये 3D पॉलिसी के खिलाफ दक्षिण भारत को इकट्ठा करने का जरूरत है। डिलिमिटेशन, डिवोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, मोदी 3D के हिसाब से सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी के खिलाफ हम, ये 3D के खिलाफ हम लड़ना चाह रहा है। तो डिलिमिटेशन में भी जितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले दक्षिण भारत को जब मिलते थे, आई एम नॉट कोटिंग फ्रॉम तेलंगाना, अब देखो केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब सारे जगहों से किसी को आज मंत्री, इसमें देखो एक निर्मला सीतारामन जी है, बाकी का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, anything, you name it, any portfolio, external affairs, you name it, any top 10 portfolios, we don't have anything. ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इतना साउथ के लिए नुकसान हो जा रहा है। ये एक हमारा नेता थे वेंकैया नायडू जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको जब मौका मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, घर खाली करवा दे के उनको हैदराबाद भेज दिए। तो हमारा जान पहचान कुछ नहीं है दिल्ली में, नॉर्थ में। तो मोदी जी आने के बाद पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया।
जब इंदिरा जी से लेकर जो ताकत वाले प्राइम मिनिस्टर थे, हर बार नॉर्थ से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो दक्षिण को हम राष्ट्रपति दे रहे थे। लेकिन रेवंत जी, गृह मंत्री जी ने कई बार यह भरोसा दिलाया है कि, और उन्होंने कई बार कहा भी है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो प्रॉब्लम क्या है, आपकी नाराजगी क्या है? नहीं नहीं, कहने का अलग है, करने का अलग है। हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। जो हाथी का दांत दिखता है वो खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे ही बीजेपी और गृह मंत्री जी जो कह रहा है, कहने के लिए अच्छा है, मीठे मीठे बात बोलने में सुनने में भी ठीक लगता है, मगर वो गृह मंत्री क्यों साउथ को नहीं दिए? क्यों कर्नाटक से उन्हीं का पार्टी का है, तेलंगाना से 8 लोग एमपी को दिए हम लोग, केरला से भी एक एमपी जीत गए उन लोगों का, पुदुचेरी में उनका ही सरकार है, आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार है, वहाँ से भी एमपी जीत के आ गए। तो इसका मतलब क्या है? हम नहीं चला सकते क्या ये सरकार को? हम नहीं बैठ सकते क्या वो कुर्सी में? तो इसका मतलब डेलिबरेटली दे आर डूइंग दिस मिसचिफ। चलो ये छोड़ो, वेंकैया नायडू जी को क्यों राष्ट्रपति नहीं बनाए? मोदी जी गुजरात से जाकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मगर वेंकैया नायडू जी को राष्ट्रपति बनाने में क्या दिक्कत है? आपका ही पार्टी का है, वो कांग्रेस से आया हुआ नहीं है। जिस दिन से वो विद्यार्थी से लेकर आज तक वो पार्टी छोड़ा नहीं, आइडियोलॉजी छोड़े नहीं, उसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, हार्डकोर आरएसएस का है उनके हिसाब से। तो इसका मतलब लोग देख रहा है आप क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो करने में कहने में फर्क है। तो ये फर्क आगे ठीक नहीं रहेगा। आप साउथ में देखो, जितने भी राष्ट्रपति जी आगे कांग्रेस जब थे, नीलम संजीव रेड्डी जी से लेकर बहुत सारे राष्ट्रपति क्यों बने साउथ से? कि जब इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक जो जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, तब दे वांटेड टू बैलेंस, दे वांटेड टू गिव दैट इंप्रेशन इंडिया इज वन, इंडिया इज यूनाइटेड। तो वो सिस्टम में जब के दिल्ली में कांग्रेस सरकार थे, तब गृह मंत्री तेलंगाना से, नहीं तो आंध्र प्रदेश से, नहीं तो दक्षिण भारत से होते थे। दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, स्पीकर बनाए दक्षिण भारत से, जेएमसी बालयोगी से लेकर। तो अभी कहाँ है वो सांप्रदाय? कहाँ मिला हमारा हिस्सा 12 साल में? 12 साल में हमारे पहचान कहाँ है? तो ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन विद इन द बीजेपी, आई एम नॉट, बाहर लोगों को बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी एनजीओ को ले आके कुर्सी में बिठाओ बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके खुद के नेता के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। तो ये अनरेस्ट, इसीलिए आप लोग तेलंगाना एजुटेशन को एक बार स्टडी करने का जरूरत है। 2 smaller states have become one bigger state. They have written some gentleman agreement. They have not implemented at any given time. 69 में इसीलिए आंदोलन आया था, उसके बाद कुछ MOUs हुआ, बाद में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली कहाँ तक चला गया? अलग राज्य हो गया तक चला गया। तो जो भी सदर्न का इंटरेस्ट है, डिवोल्यूशन में भी आप अन्याय कर रहा है, पॉलिटिकली आप अन्याय कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन आप दिखा रहे, तो ये सब सारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप पूरा देखो, टॉप 10 पोर्टफोलियोज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में हम लोगों का ये 12 साल में मोदी जी के राज्य में तो हमको मिला ही नहीं। 6th फिंगर जैसा पोस्टिंग्स देने से क्या फायदा? हिसाब किताब लिखने के लिए ठीक है, मगर काम के लिए कोई डीलिमिटेशन ठीक नहीं में है। अभी डीलिमिटेशन करने के लिए सोच रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% सीट्स इंक्रीज करने के लिए सभी स्टेट में, जो भी अभी तक जो सीट्स है ना उसमें 50% इंक्रीज करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। उससे भी नुकसान होगा। तो दैट इज क्या बोलता है, फाइनल बुलेट साउथ के लिए। 10 थप्पड़ मारने से एक गोली मारना ठीक है, जो बोलते हैं ना, ये 10 थप्पड़ छोड़ के अभी गोली मारने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग तैयार होना है, या पलट के लड़ना है या नहीं तो मरना है। मैं आप जो हिसाब से जो अभी जो डिस्कशन
आते जा रहा है. I will explain. For example, Tamil Nadu and Puducherry is having 40. 39 Tamil Nadu, 1 Pondicherry, 40. Uttar Pradesh is having 80. They wanted to increase 50%. अभी 40-80 में फर्क है 40. अभी जो इंक्रीज होने वाला है उत्तर प्रदेश का 80 will become an 120. तमिलनाडु एंड पुदुचेरी में 40 will become an 60. Today is 80-40 में गैप है 40 seats. Tomorrow they are going to increase 40 is going to become an 60. 80 will become an 120. फर्क कितना है? 60. तो आपको दिखेगा 50% ठीक ठाक है, हर जगह में 50% दे रहा है. तो ये 50% कौन सी हिसाब से? हमारा अंतर बढ़ा रहा है. आज 40 है फर्क यूपी एंड तमिलनाडु में, तो आगे आप 60 हो जा रहा है. तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, 4-5 नॉर्थ स्टेट्स ये इंक्रीज होने के बाद वहीं से अब केंद्र में सरकार बना सकते हैं. एंटायर साउथ इज 130, केरला 20, 39 तमिलनाडु, 1 पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 42, कर्नाटका इज 28. पुट टुगेदर 130. 50% इंक्रीज हो गए तो 195 होने वाला है. तो 195 जब हम बनेंगे, जब 130 में 543 में द डिफरेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इज 300 प्लस माइनस. तो ये नंबर जब जैसा जैसा 50% बढ़ते जाएंगे तो साउथ का एक सीट का भी ज़रूरी नहीं है. 815 में अभी ये इंक्रीज होने के बाद 815 बनने वाला है. तो 195 साउथ का पूरा निकाल दो. तो आप ये कह रहे हैं कि इस हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार की ही 200 सीटें हो जाती हैं और दबाव और बढ़ जाएगा. तो हमारा कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है. आज सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में कुछ सीट्स का ज़रूरी है, तेलंगाना से कुछ सीटों का ज़रूरी है, आंध्र प्रदेश अलायंस का ज़रूरी है, तमिलनाडु में उन लोगों के लिए कोई अलायंस का ज़रूरी है. आगे किसी का भी ज़रूरत नहीं है. आगे किसी दक्षिण भारत से कोई केंद्र सरकार में दिल्ली नेशनल पॉलिटिक्स में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है. हम आना भी बेकार है इतना दूर. जो रेल के, जो विमान के खर्चा भी नुकसान हो जाएंगे हमारे लिए. पॉलिटिकल वी आर गोइंग टू बिकम एन ज़ीरो. तो ये 50% जो पॉलिसी बोल रहा है उसी में कॉन्स्पिरेसी है. तो वो उससे कोई फायदा नहीं है. Even population, if they wanted to take even population also, that is also will become a problem for us. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has given instructions to implement family planning. We have implemented. Now you wanted to punish us. तो मेरा सुझाव ये है कि मोदी जी को यहाँ TV9 प्लेटफॉर्म से आज जो अंतर है, जितना भी इंक्रीज करो, जितना परसेंटेज भी इंक्रीज करो, नॉर्थ साउथ का डिफरेंस उतना ही रहना है. आज 543 में 130 हमारा है, तो 413 उन लोगों का है. सो 113 130 अगर 413 में अब निकाले तो जितना बैलेंस है, गैप है, अब जितना भी बढ़ा उतना ही गैप रहना है. आप 50% करने के वजह से जो एग्जाम्पल बोला है मैं तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के, तो 40 विल बिकम एन 60, 80 विल बिकम एन 120. आज जो डिफरेंस है 40 है, टुमारो इट विल बिकम एन 60. तो मेरे से क्यों पूछेंगे भाई? बार्गेनिंग किसके साथ में होता है? इक्वल्स के बीच में बार्गेनिंग होता है. बराबर हिस्सेदार से चर्चा हो जाएंगे, बराबर हिस्सेदार के बीच में डील हो जाएंगे. हम हिस्सेदार ही नहीं है, हमारे से कौन चर्चा करने वाला है? इसी मामले में साउथ का जो 5 स्टेट है, यूनिटी से आके सेंटर से फाइट करना पड़ेगा. ज़रूरत है, ज़रूरी है. इससे पहले स्टालिन ने एक मीटिंग किया था, उसके बाद मैं तेलंगाना में करने के लिए उसी दिन मैं अनाउंस किया था. तो बाद में सरकार ने इसको सेंसस के बारे में, कास्ट के बारे में कुछ पॉलिसी बनाया. तो हम लोग जब ज़रूरत है तब बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे. आज तो ज़रूरत आ गए. माय एल्डर ब्रदर DK शिव कुमार जी इज़ हियर. इट इज़ नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. I am not saying that this is favor to BJP, this is against Congress, this is against South India.
माई लाइन इज स्ट्रेट। उत्तर भारत दक्षिण भारत में अंतर बढ़ाने के लिए जो एनडीए सरकार कोशिश कर रहा है उसको रोकने का ज़रूरत है। वो रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम आवाज़ सुनाएंगे, क्योंकि तेलंगाना को पता है पहले से, निज़ाम से लेकर आज कंबाइंड आंध्र प्रदेश तक हम लड़के हासिल किए, किसी ने हमको मुफ्त में नहीं दिया। आज दक्षिण भारत को जो अन्याय हो रहा है, अन्याय करने के लिए जो एनडीए जो कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। तमिलनाडु केरला में जो इलेक्शन चलने वाला है उसमें स्लोगन बनेगा ये? या ज़रूर है। मैं अगर मैं कैंपेन में गए तो मैं यही मुद्दा से बोलूँगा, क्योंकि मोदी जी का हमेशा दल की बात है, देश की बात नहीं है, जनता की बात नहीं है। अपने दल जीत गए तो सब कुछ जीते समझता है, वो ठीक नहीं है। कांग्रेस का फिलॉसफी था पहला देश, बाद में जनता, तीसरा दल। पर भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, मोदी जी अमित भाई आने के बाद, दल पहला हो गए, पार्टी कार्यकर्ता और नेता लोग दूसरे हो गए, तीसरे देश हो गए। सो ये देश के लिए जो अच्छा है, इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक देश के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हमारे लिए पहला देश, उसके बाद जनता, तीसरे जगह में दल है। मगर भारतीय जनता पार्टी का फिलॉसफी उल्टा है, पहले दल, बाद में पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग, उसके बाद जनता, उसके बाद देश। तो देश के लिए जो अच्छा है वो चर्चा करना है। इतना दिन कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं लगा है, वो डिसाइड करने के बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग लगा रहे। आप डिसीजन ले लिए, फिर ऑल पार्टी क्यों? कभी भी आप कोई डिसीजन लेना चाहता है तो तब ऑल पार्टी मीटिंग लगा दो। भाई हम लोग ये सोच रहे हैं, आपका सुझाव क्या है, कैसे आगे जाएंगे, क्या करना चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहना है। इससे पहले हम डिलिमिटेशन किए, कौन सी तरीका से किए। जब इंदिरा जी ने किया, जो व्हाट वर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस 2002, अटल जी ने डिलिमिटेशन के लिए फिक्स किया था, तो टर्म्स ऑफ टीओआर क्या थे, उसी के ऊपर चर्चा करना था। अभी पूरा डिसाइड हो गए, 50% बढ़ाने का, वुमेन रिजर्वेशन का, सब कुछ डिसाइड कर लिए। सब कुछ डिसाइड होने के बाद हम किस लिए बुला रहे? अब जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए बुला रहे। सो सुनने के लिए हम टीवी 9 में भी सुन सकते हैं ना, फिर जाके बैठकर क्या सुनने का है। सर आप टीवी 9 पर आए, इसके लिए एक बार फिर से वैसे थैंक यू। लेकिन एक और इशू है, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। वो दो मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैं, एक है तेलंगाना मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आपकी इस पर क्या राय है? गुजरात मॉडल इज़ मोदी मॉडल, तेलंगाना मॉडल इज़ रेयर मॉडल। तो मॉडल में इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को जितना फ़र्क है उतना ही फ़र्क है। तेलंगाना में हम काम करने के बाद बोलते, गुजरात में बोलने के बाद काम करने के लिए कोशिश करते हैं। अब इतना चर्चा है गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में, चलो विल गो टू अहमदाबाद, विल गो टू हैदराबाद, आप कंपेयर करो हर चीज़ में। मगर जितना नाम रोशन हो गए, जो गिफ्ट सिटी के बारे में चर्चा कर रहे, तो टैक्स हेवन कंट्रीज सुना है। अभी गुजरात में टैक्स हेवन एक एरिया बना है, तो वहाँ पर आप कुछ भी करो, 12 खून माफ़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी के लिए इतना एग्जाम्पशंस क्यों देना? वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करो वो पैसे कोई देश को लेकर जा सकता है, टैक्स हॉलीडे, सब कुछ बेनिफिट्स दे दिए। तो मोदी जी देश का प्रधानमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे ठीक था, गुजरात के लिए कोशिश किए इन्वेस्टमेंट्स ले जाने के लिए। प्रधानमंत्री बनकर 12 साल होने के बाद भी मोदी जी कोई भी दूसरे देश से कोई पैसे लगाने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए आ गए तो मोदी जी दिखाएंगे भाई इधर जाओ, वहाँ देखे तो गुजरात का डायरेक्शन, एरो मार्क गुजरात के रहता है। क्यों भाई? हम भी हिस्सेदार है इस देश में, उनका पार्टी भी तेलंगाना क्षेत्र में है, उनको भी वोट डाले। मुझे 8 सीट मिले तो उनको भी 8 सीट मिला है तेलंगाना से। तो ही कैनॉट बिकम एन ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर गुजरात। देश का प्रधानमंत्री देश का ब्रांड एम्बेसडर बना है। आप जापान, जर्मन, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, हर जगह से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो देश में, जहां लोकल टैलेंट है वो टैलेंट के हिसाब से आप पुश करो। सेमीकंडक्टर जो हमारे लिए आया था, आखिरी दिन में निकाल के और कहीं दिए। सो हर जगह में
ये जो तरीका है, जो तरीका से सरकार चलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन वो सर वो कहते हैं कि ये जो तेलंगाना मॉडल है, ये बीजेपी का आरोप है, ये गुजरात मॉडल से ही इंस्पायर्ड है। भाई मैं किसी का भी वो अच्छा प्रैक्टिस, अभी अभी ब्रिटिशर्स में लैंड एक्वेशन एक्ट 1894 लैंड एक्वेशन एक्ट टिल 2013 वी हैव अडॉप्टेड दैट लैंड एक्वेशन एक्ट। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़ लिए, आज़ाद ले लिए, शहीद हुए, फिर भी अंग्रेज़ का जो सिस्टम है हम अडॉप्ट किए। सो अच्छे सिस्टम कहीं पर भी हो, अंग्रेज़ों से भी सीख सकते, गुजरात से भी सीख सकता है। सो गुजरात के अगर साबरमती रिवर फ्रंट बहुत ज़बरदस्त बना है बोल के बीजेपी वाले बोलते, हम हमारे टीम को अहमदाबाद भिजाया साबरमती रिवर फ्रंट देखने के लिए, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कॉरपोरेटर्स, एमएलएस, मिनिस्टर, सबको भिजाया था। हमारे एमपी लोग भी गए। सेम हम लोग हैदराबाद मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट बनाने के लिए कोशिश किए तो पूरा बीजेपी वहाँ बैठकर हम नहीं बना देते, खाली मोदी जी बनाने, रेवंत जी नहीं बनाना है। ये क्या तरीका है? मोदी जी बोल सकते हैं ना कि भाई हम लोग अहमदाबाद में एज ए चीफ मिनिस्टर ये हैज़ डन। वो समय पर अहमदाबाद का मेयर फ्रॉम कांग्रेस के मेयर बीजेपी चीफ मिनिस्टर मोदी जी के साथ बैठकर साबरमती रिवर फ्रंट इनिशिएट किए। आज हम लोग हैदराबाद में मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट बनाने के लिए कोशिश किए तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहा है? इसका जवाब कौन देंगे? अमित भाई देंगे, मोदी जी देंगे? उनके पार्टी को तो बोलना है ना डेवलपमेंट रोकने का नहीं है। तो इन लोगों का सोच एक ही है, भाई जो कुछ भी होगा होना गुजरात में ही होना, बाकी के देश में अगर कुछ भी डेवलपमेंट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएंगे, तो हम गरीब दिखे तो वो अमीर दिखेगा। जब हम भी अमीर बन गए ना, उनके हमारे में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सर वो कई बार आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनमें से एक आरोप है कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जैसे मूसी रिवर फ्रंट की अगर बात की जाए तो आप उसमें बहुत विशाल महात्मा गांधी जी की मूर्ति बना रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। वो कह रहे हैं हजारों करोड़ उस पर खर्च हो रहे हैं। So it's a political, hardly we are spending 75 crores on महात्मा गांधी जी स्टैचू। सो जब कन्याकुमारी में जब महात्मा जी का जो एशेस लगा है दो समुंदर के किनारे पे, और यहाँ पर भी मूसा ईसा नदियों के किनारे में बापू घाट बना है, इट्स एन प्लेस ऑफ वर्शिप। तो वो जगह के लिए कुछ इम्पोर्टेंस है। तो ये फिगर्स तो जो बताते वही हैं, जगह अभी देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, मोदी यूनिवर्सिटी, आपको तो पता है, मैं क्या बोलूँ, आपको सबसे ज़्यादा पता है। करोड़ों लोग उसी में कारीगर लोग हैं, लाइक करने के लिए 20 रुपये, कमेंट किए तो 100 रुपये। पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो क्रिएट कर रहा है वही है। मैं ऑफिशियली आई हैव गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ताज कृष्णा, आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन including NGO, social organization, political parties, all media people I have invited. I have given 3 hours PowerPoint presentation on that phase 1 of Musi. I have told in detail. I have expressed my anguish. क्यों सुधारना है, क्यों ये पोल्यूशन कंट्रोल करना है, ये नदी ये पानी कहाँ जा रहा है, नलगोंडा में जो जा रहा है वहाँ पर जो फ्लोराइड इफेक्ट है, जितने तकलीफ वहाँ के किसान लोग उठा रहे, महिलाओं ने कितना तकलीफ उठा रहे, सब कुछ आई हैव एक्सप्लेन। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का सोचदार में 1 इंच भी हटे नहीं। वो बीआरएस तेलंगाना में मॉडल पेपर बनाएंगे, अगला दिन ये पढ़ के परीक्षा लिखने वाले है बीजेपी के लिए कोई खुद का कोई सोच ही नहीं है तेलंगाना में। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल कोट करता हूं, आप हैं हमारे साथ तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन है इंडिया राइजिंग 2047। अब वो आरोप लगाते हैं कि इसको कॉपी करके तेलंगाना राइजिंग 2047 बनाया गया है। क्या फ़र्क है वैसे इसमें? कुछ फ़र्क नहीं है। कॉपी करना क्या गलती है, क्या गुनाह है क्या? जब मोदी जी देश के लिए he has told that today is our economy is $4 trillion plus economy. He has told that Viksit Bharat 2047 $30 trillion economy के लिए। Similar lines I have taken support from Niti Aayog, ISB, ये सब लोग लेके वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स संतनु नारायण, प्रेमजी वसव, रघुराम राजन, फार्मर रिजर्व बैंक गवर्नर, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ
इंग्लैंड, सब लोगों के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मैं मेंबर्स बनाए। तो किसी ने किसको कॉपी किया ये चर्चा नहीं है। जो अच्छा काम के लिए हम जो मदद कर रहे हैं उसके लिए देखो। कॉन्स्टिट्यूशन जो अंबेडकर जी बनाए, कांग्रेस पार्टी का मेंबर होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी नेता मोदी जी, अंबेडकर जी जो बनाए वही संविधान के वजह से प्रधानमंत्री बनाए ना। तो कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान बनाए, वो संविधान को हम लेंगे नहीं। तो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जो रिलेशन रहना है वो रिलेशन रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए विकसित भारत 2047, तेलंगाना राइजिंग 2047, इस लोकल कंडीशंस के ऊपर हम पॉलिसी बनाए। ऑफिशियली आई हैव टोल्ड सेम थिंग इन द असेंबली। आई हैव अप्रिशिएटेड नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी। मेरा डेट रिस्ट्रक्चर के लिए निर्मला सीतारामन जी मुझे मौका दिए, तो आई हैव टोल्ड ऑन द फ्लोर। And out of 7 bullet trains, I've got 3 bullet trains junction in Hyderabad. I have told, अरे बस मोदी जी हमें लिए अच्छा किया, ठीक है। हैदराबाद से बैंगलोर बुलेट ट्रेन है, हैदराबाद से चेन्नई वया अमरावती बुलेट ट्रेन है, हैदराबाद से मुंबई वया पूना बुलेट ट्रेन। तो शमशाबाद एयरपोर्ट की जगह में बुलेट ट्रेन का एक हब बनने वाला है। तो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी इज हैदराबाद, इट्स अ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस, सेफेस्ट प्लेस। तो जब मोदी जी अच्छा किए हम अच्छा बोले, जब जो अच्छा नहीं कर रहा है वो ठीक नहीं है बोल रहा है। अब कि किसके लिए ये तकलीफ है? मैं राजनीति जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन मैं चुनाव करूंगा। चुनाव खत्म होते ही मेरा जनता के लिए क्या जरूरत है, मेरे स्टेट डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत है, उसी के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। यही मेरा आपसे अगला सवाल भी है और उसके बाद रजनी जी इसमें ऐड करना चाहेंगे ज़रूर। आपकी जब सेंसेशनल विन हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल जो आपने 6 गारंटीज दी थी उसको दिया जाता है। रेवंत अन्ना की 6 गारंटीज, वो एकदम इट वाज अ सेंसेशन ऑल ओवर। अभी उनका क्या स्टेटस है? शायद 2 गारंटीज आपकी बची हुई हैं शायद। अभी प्लीज बताइए हमें। तो हमारे गारंटी से जो जनता से हम बात किए थे, मैं पदयात्रा किया था, सब लोगों से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से, किसानों से, कोने कोने पे मैं गया, आदिवासी, लंबाड़ा, हर किसी जाति से वर्ग से मैं मिला था। लोगों के तरफ से जो डिमांड है, उन लोगों का जो तकलीफ मेरा आंखों से देखा है, सीइंग इज बिलीफ। मैं जनता को जब तकलीफ जब देखा है, दूसरे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गरीबी एक एक्सकर्शन है। वो लोग बेंच कार में जाना है, गरीबी कहाँ है, गरीब कैसे रहता है, उन लोग को ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है। मैं छोटे गांव से, जंगल राज से मैं आया था। मैं गरीब बचपन से देखते देखते बड़ा हो गया। मैं गरीब नहीं हूँ, मगर एक छोटे गांव में गरीब कैसे रहता है, उनका तकलीफ क्या है, वो देखते देखते मैं बड़ा हो गया। तो मैं लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बीजेपी वाले देखो, दलित के घर में खाना खाने के लिए जाते, कौन से गाड़ी में जाते? बेंच कार में जाते, किनले वाटर बॉटल लेकर जाते, स्विगी से फूड ऑर्डर कर लेते, दलित के घर पे जाके खा लेते। ये क्या तरीका है चतुर्वेदी जी? भाई हम दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, हम लोग जंगल में जनता के बीच से हम लोग आए। हम लोगों को कोई एक्सकर्शन जाने का ज़रूरत नहीं है, एग्जीबिशन करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जान पहचान गांव है, आम जनता है। तो इसीलिए गारंटीज पब्लिक से जो मिला था वही बनाए, वही हम लोग अमल कर रहे हैं। कि और कुछ करने का है मगर फाइनेंशियल्स और रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड, तो उसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छा जो करने का। लेकिन आपने पब्लिक को वादा किया था 2.5 ईयर्स पहले, आपका वादे से पब्लिक ने आपको जीताया। लेकिन अभी 2.5 ईयर्स होने के बाद भी 6 गारंटी में 2 गारंटी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो कांग्रेस को कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा? वो इसीलिए मैं हैसो बात कुल्लम कुल्ला बोल दे रहा हूँ। उस दिन 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा है बोल के बोले थे। हम आके हिसाब किताब देखे तो दिसंबर 7, 2023 में देखे तो 8 लाख था। इतना दिन छुपा के रखे थे। एक बार 3 लाख से मेरा खर्चा 8 लाख जब हर बैंक वाले आके खड़ा हो रहे थे, 7 तारीख में जिम्मेदारी लिए, मेरा कोई सरकार एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दिए थे। सैलरी देने के लिए बात किए तो रिजर्व बैंक वाले बोले भाई ये महीना भी 4,000 करोड़ रुपए हैंड लोन ले लिए, आपका तो कुछ है नहीं है, आपको मिलेंगे कैसे? वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हो गया। आज 1 तारीख पूरा सरकार नौकरीगार को मैं तनख्वाह दे रहा हूँ।
12,000 करोड़ रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़कर भाग गए। 40 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट उधार रख दिए। जो मार्केट में मिला, जहां मिला वहां मिला, बैंक्स छोड़ो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ो, जो बाजार में जो दिखता है हर किसी से उधार लेके निकल गए, फार्म हाउस में सो गया। तो बाजार में हमको कोई यकीन करने वाले भी नहीं था 2 साल पहले, वहां से अब लोग यकीन करना शुरू किए। मैं ऐसो वाला व्हाइट पेपर टेबल किया, भाई दिस इज व्हाट एक्चुअल्स। हर जगह में जितना जितना खर्चा उठा है, जितना जितना बैंकों से लाया, ज़्यादा से ज़्यादा, चतुर्वेदी जी यू विल सरप्राइज, 11.90 रेट ऑफ परसेंट में वो 2 लाख करोड़ लोन्स लिए, वेयर वी आर गेटिंग 7.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7.258% रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़कर 11.90 रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 लाख करोड़, इंस्टेड ऑफ 40 years 12 years में। तो उनको कोई ख्याल ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। अभी तेलंगाना पब्लिक ने तेलुगु में एक कहावत है, नचते नजराना नचकपोते जुर्माना। जो पसंद है उसको नजराना मिलने वाला है, उनको खुशी किए तो नजराना मिलने वाला है, उनको कोई सवाल किए तो जुर्माना देने वाला है। तो वो तरीका से 10 साल वो सरकार चला है। अभी पब्लिक भूल जाना पड़ेगा ये 2 गारंटीज का। पब्लिक पूछने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं जिम्मेदारी से घर पे पहुंचाऊंगा, कुछ समय लगेगा। इसीलिए मैं साफ साफ कह दिया, हर बार मैं हमारे सरकार नौकरी से लेकर किसानों तक, विद्यार्थी तक, जो एक्चुअल से एज इट इज़ मैं बोल रहा हूँ। अब कभी कभी पत्रकार ने, भाई आप इतना प्लेन, इतना सीधा सीधा बोल दिए तो कैसा, ऐसा नहीं बोलते ना राजनीति में। मैं बोला भाई मैं राजनीति का नेता नहीं हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ, इनका परिवार हूँ, इसीलिए जो है एज ए फैमिली हेड आई हैव टू टेल। परिवार में जो तकलीफ है, परिवार में आपस में अगर हम चर्चा नहीं की तो किसको बोल सकता है। रेवंत जी, आपसे बातचीत में बहुत सारी चीजों को लेकर एक केस स्टडी भी सामने आ रही है। अभी पूरी दुनिया के सामने, भारत के सामने एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस है। जिस तरीके से जंग छिड़ रही है मिडल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन चल रहा है, कैसे आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे? हाउ आर यू ब्रेसिंग अप आपके स्टेट के लिए? हर दिन सूर्य भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि सोलर एनर्जी से इस देश को बचाओ। क्योंकि पहले जो मनमोहन सिंह जी से लेकर पीवी नरसिंह राव से लेकर कोई भी प्रधानमंत्री थे, अलग अगल बगल में जो राज्य है अच्छा रिश्ता थे, गुड रिलेशन। जब भी ज़रूरत है बुलाए तो कोई आने वाले थे। आज के तारीख में हमेशा पाकिस्तान अपने खिलाफ है। आज बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, श्रीलंका आपके साथ नहीं है, नेपाल आपके साथ नहीं है, चाइना भी दुश्मन बन के खड़ा हो गए। अमेरिका आप दोस्त समझ रहा है मगर आपका बेइज्जती कर रहा है अमेरिका। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहे थे, आप पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को हराने के लिए आप कदम उठाए। मोदी जी को ट्रंप से एक फ़ोन आ गए, छोड़ दिए तो बेइज्जती हो गए। और गैस, पेट्रोल, सब क्राइसिस। अगर आपका रिलेशन ठीक ठाक रहा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलते थे। जब हमारे बंडी संजय जी मिनिस्टर है तेलंगाना से, वो कह रहा था रशिया यूक्रेन जब वार चल रहे थे, यूक्रेन में हमारे बच्चे लोग कुछ पढ़ रहे थे, काले मोदी जी एक फ़ोन उठा के बोल दिए तो पूरा वार रुक गया। हमारे बच्चा लोगों की इधर वापस लेकर आए। यूक्रेन वार मोदी जी ने रोका है, चलो ठीक है। आज ईरान इजराइल वार को कुछ दिन रोक के गैस पेट्रोल ला सकता है ना, क्यों कोशिश नहीं कर रहा है? तो मोदी जी जब अमेरिका से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दिखाए ना, आज ये नौबत आ गए। पहले हमारा रिलेशन न्यूट्रल था चाइना से, अभी चाइना आपको अगेंस्ट हो गए। जो न्यूट्रल, जो आपके साथ थे वो न्यूट्रल हो गए, जो न्यूट्रल था आपका दुश्मन बन गए। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी में हम फेल हो गए। तो ये पॉलिसी तो फिर हम इतिहास में जा रहा है कि भाई सूर्य भगवान को प्रार्थना करो, जो मिलेगा पत्थर से पत्थर मार के आग बुझाओ, आग समझाओ, खाना पकाओ, खाना खा लो। क्योंकि गैस, पेट्रोल ये सब शॉर्टेज होते जा रहा है। अभी पूरा होने के बाद आज दो दिन असेंबली पार्लियामेंट में कुछ ऐलान किया कि भाई कोविड के समय पर हम लोग इकट्ठा होकर कोविड के खिलाफ जो लड़ा था,
इस बार भी ऐसे ही इकट्ठा होने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहा है, ठीक है हम साथ देंगे, मगर जी, आपका अप्रोच जी। क्या है, आपका आपका व्हाट जी। इज योर एक्शन प्लान फॉर दैट? अंडरस्टूड। व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्शन प्लान, हमेशा आपको जब भी तकलीफ आए हम पूरा साथ, मेरे साथ में आके बैठ जाओ, मेरे को आपको डर लगे तो हम पूरा साथ होना है, आपको सब कुछ ठीक ठाक है, हम किसी का ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका से राज्य चलाना ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। तो आज भी जो ट्रंप आपको फ़ोन किया, आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दिए, आप ट्रंप को फ़ोन करो, भाई ये इजराइल ईरान वार रोक दो, हमारे लिए कुछ ठीक होने वाला है। रेवंत जी, आपसे बात की, बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट हुए, कई सारी केस स्टडीज आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यूथ के लिए भी आप बहुत इंस्पिरेशन है, एंड थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट छोड़ा तो तेलुगु में दो तेलुगु Sure. चैनल के Good, लिए good, good, good. तेलुगु चैनल के लिए दो Sure. बाइट्स बनेगा, क्योंकि सीएम होने के बाद तेलुगु चैनल्स को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, Okay. इसलिए दिल्ली आके पकड़ना पड़ रहे हैं इसको। సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ తెలుగు ఛానల్. రేవంత్ గారు, తెలంగాణ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. మీరు సీఎంగా ఉన్నంత కాలంలో తెలంగాణలో మీ ప్రత్యర్థిగా కేసీఆర్ని చూస్తూ వచ్చారు. కేసీఆర్ పట్ల మీకు ఎందుకింత కోపమా, ద్వేషమా, ఇంకేమైనా ఉందా? నాకు చంద్రశేఖరరావు గారు రాజకీయ ప్రత్యర్థి మాత్రమే, వ్యక్తిగతమైన వైరము లేదు, వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఇష్టాయిష్టాలతో నాకు పని లేదు. చంద్రశేఖరరావు గారి సమస్య ఆయన కొడుకు, కూతురు, అల్లుడు. తెలంగాణ ప్రజలు కాదు, రేవంత్ రెడ్డి కాదు. గృహ నిర్బంధం చేసింది వాళ్ళ కుటుంబము. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే దించి ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకున్నది ఆయన కొడుకు. కొడుకు కాకుండా ఏదో రకంగా కావాలని చూస్తున్నది అల్లుడు. మీరిద్దరు కాదు, జైలు సెంటిమెంట్ నాకుంది కాబట్టి నేను అవుతాను కూతురు అంటుంది. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలుకి వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు, చంద్రబాబు నాయుడు జైలుకి వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు, రేవంత్ రెడ్డి జైలుకి వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. కాబట్టి నేను అందరికంటే ముందు జైలుకి వెళ్ళిన కాబట్టి నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలని కూతురు అంటుంది. వారసత్వ రాజకీయాలను నమ్ముకున్న కేటీఆర్ గారు కొడుకును కాబట్టి మేల్ సావెస్టిక్ సొసైటీ ప్రకారం నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలంటుండు. ఎన్టీ రామారావు కొడుకులు కాలేదు, అల్లుడే అయ్యిండు కాబట్టి నేను కూడా ముఖ్యమంత్రి అవుతానని హరీష్ రావు గారు అంటున్నారు. ఇన్ని సమస్యలు ఆ కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారిని బయటకు రాకుండా ఫామ్ హౌస్లో వాళ్ళే నిర్బంధించినప్పుడు నాకు కేసీఆర్ గారికి ఏం సమస్య ఉంది? నేను చాలాసార్లు చెప్పిన, ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించారు, ఆ సమస్య అంతటితో తీరిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పాత్ర వారు పోషించాలి, వారిని పోషించకుండా వీరు అడ్డుకుంటారు. చంద్రశేఖరరావు గారు సభకు రాకపోవడం వల్ల ఎవరికి అవకాశం వచ్చింది? గవర్నర్ స్పీచ్లో కేటీఆర్కి అవకాశం వచ్చింది, బడ్జెట్లో హరీష్కి అవకాశం వచ్చింది. సో వాళ్ళ మధ్యలోనే పోటీ జరుగుతుంది. రజనీకాంత్ గారు, మీరు ఎప్పుడు కేసీఆర్కి తెలంగాణ ప్రజలతోని, ప్రతిపక్షాలతోని, లేకపోతే పాలకపక్షంతోని సమస్య లేదు. వారి సమస్య కుటుంబ సమస్య, వారి సమస్య వాళ్ళ కొడుకు సమస్య. అధికారంలోకి మేము రాబోతున్నాం అనే నమ్మకం బీఆర్ఎస్ నాయకుల్లో బలంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 గ్యారెంటీలు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంది. ఆ వ్యతిరేకత బై డిఫాల్ట్ బీఆర్ఎస్కి ఉపయోగపడుతుంది. మేము అధికారంలోకి వచ్చేస్తున్నామని ఆ పార్టీ అనుకుంటుంది. వాళ్ళకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారా? వాళ్ళు ప్రతిసారి ఇదే అంటారు, పార్లమెంట్ అప్పుడు మొత్తం సీట్లు గెలుస్తామన్నారు, నేను గుండు సున్నా వస్తుందని చెప్పిన, పార్లమెంట్లో గుండు సున్నా వచ్చింది. అసెంబ్లీ అప్పుడు అధికారం కోల్పోయారు, పార్లమెంట్ అప్పుడు సీట్లని కోల్పోయారు, గుండు సున్నా వచ్చింది. తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలలో డిపాజిట్లు పోయినాయి. సర్పంచ్ ఎన్నికలలో 66% నేను గెలిచిన, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 90% నేను గెలిచిన. 2 ఉప ఎన్నికలు జరిగితే కంటోన్మెంట్ కానీ జూబ్లీ హిల్స్ కానీ అన్నీ గెలుస్తున్నామన్నారు. తెలిసిన వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి బెట్లు కూడా కట్టించారు. వీళ్ళని నమ్ముకొని జూబ్లీ హిల్స్లో చాలామంది మిత్రులు మునిగిపోయినరు. 400-500 కోట్లు జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికలప్పుడు బెట్ కట్టించండు కేటీఆర్ గారు. సో వాళ్ళందరూ నమ్మినందుకు వాళ్ళు మునిగిపోయినరు. సో జరుగుతున్న ఎన్నికలు, ప్రజలు ఇస్తున్న తీర్పు మీరు కూడా సజీవ సాక్షి, మీ కళ్ళ ముందులనే ఉంది. సో ప్రజలు 94 నుంచి 2004 వరకు 10 సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇచ్చారు. 2004 నుంచి 2014 వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి 10 సంవత్సరాలు ఇచ్చారు. 2014 నుంచి దాదాపుగా 2024 వరకు 2 సార్లు చంద్రశేఖరరావు గారికి అవకాశం ఇచ్చారు. 2024 నుంచి 2034 వరకు తెలంగాణ ప్రజలు నాకు అవకాశం ఇస్తారు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇస్తారు. ఇది మన ట్రెడిషన్, మన సాంప్రదాయం. సో 10 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోమన్నారు. ఎవరైనా లేదు కోరుకుంటామంటే తప్పు లేదు, మనం తపస్సు చేయంగానే మొదలు పెట్టంగానే అనుకుంటాం దేవుడు ప్రత్యక్షం కావాలని. కొన్నిసార్లు యుగాలు పడుతుంది దేవుడు ప్రత్యక్షం కావడానికి. కొంతమంది కోరికలు ఉంటాయి, తీరని కోరికలుగా మిగులుతాయి. మీకు తెలంగాణలో ప్రత్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారా, బీజేపీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారా? వాళ్ళిద్దరు కలిసి రావాలని కోరుకుంటున్నా.
ఒక్క దెబ్బకి రెండు పిట్టల్ని కొట్టాలనేది నా లెక్క. సో వాళ్ళనిద్దరిని వేరే వేరుగా చూడదలుచుకోలేదు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ బంధం ఫెవికల్ బంధం. సో రెండింటిని మడతేసి కొట్టాలనేదే నా లెక్క. మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసి వస్తాయి. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వాళ్ళని ఓడిస్తాం. గుడ్ లక్ రేవంత్ గారు. నిషాద్. थैंक यू वेरी मच सर. मुझे लैंग्वेज तो नहीं समझ में आई बट आई कुड सी द कन्विक्शन. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. और बट हमारे जो चतुर्वेदी जी, मैं ये कहा 2034 तक हमारा ही सरकार रहेंगे. $1 ट्रिलियन okay. इकोनॉमी बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे. आगे कोई भी है All the उसके best. बाद ही प्लान कर लेना. 10 साल नायडू पार्टी को मिला, 10 साल राजशेखर रेड्डी जी को मिला, जी. 10 साल केसीआर को मिला और 10 साल में 2.5 साल जी. हो गए. बाकी का जगह हमारा ही है. तो 2034 तक हम रहेंगे. $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तेलंगाना को बना के दिखाएंगे. Okay. 2034 में जी. आपको वहां पर बुलाऊंगा दावत में. थैंक धन्यवाद. यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. एंड बहुत जोरदार तालियां रेवंत जी के लिए. ऑनर टू हैव हिम हियर.